मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको इस केमिकल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल। हिंदी में इसको लाशा-तेलिए का सिद्धांत कहते हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सिद्धांत हमको क्या बताता है? एक वैज्ञानिक थे रसायनक, फ्रेंच रसायनक, जिनका नाम है लाशा-तेलिए या ली चैटलियर। इन लाशा-तेलिए ने बहुत सी उत्क्रमणीय समांगी अपक्रियाओं की साम्य अवस्था का अध्ययन कर ये बताया कि जो साम्य अवस्था है वो किन किन कारकों से प्रभावित होती है। अर्थात साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब और सांद्रता, ये तीन मेन कारक हैं जो किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित करते हैं। इनका साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन कर एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम लाशा-तेलिए का नियम या ली चैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं। तो अब हम आपको इस नियम से अवगत करा रहे हैं। ये नियम क्या है, सुनेंगे। किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब एवं सांद्रता में परिवर्तन करने पर साम्य उस ओर विस्थापित होता है जिधर उस परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाता है। अर्थात जब किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन करने पर साम्य उस ओर विस्थापित होता है जिधर उस परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाता है, इसे लाशा-तेलिए का नियम कहते हैं। अगर आपने किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्य अवस्था पर ताप का परिवर्तन किया, ताप वृद्धि की, तो साम्य उस ओर जाएगा जिधर ऊष्मा अवशोषित हो। उस ओर जाने से साम्य का प्रभाव निरस्त हो जाएगा। दाब में परिवर्तन किया तो साम्य अवस्था उस ओर विस्थापित होगी जिधर आयतन घटेगा, क्योंकि साम्य के उस ओर जाने से दाब वृद्धि का प्रभाव निरस्त हो जाएगा। ऐसे ही सांद्रता का प्रभाव, अभी हम तीनों को डिस्कस करते हैं एक एक करके। ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव और सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर हम बताते हैं इसको। तो देखेंगे इसमें पहला देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्य अवस्था पर अगर आप दाब परिवर्तन करते हैं तो दाब परिवर्तन करने से साम्य अवस्था किस ओर विस्थापित होगी, इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्य अवस्था पर दाब में वृद्धि करने पर, अगर आपने किसी उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम्य अवस्था पर दाब बढ़ाया, दाब में वृद्धि की, तो दाब में वृद्धि करने पर साम्य उस ओर विस्थापित होगा जिधर आयतन घटता है। क्योंकि आप जानते हैं दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो दाब बढ़ाएंगे तो साम्य उस ओर जाएगा जिधर आयतन घटेगा, और उस ओर जाने से क्या होता है, दाब वृद्धि का प्रभाव निरस्त हो जाता है। ठीक है ना? तो ये आप इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब पूरी केमिस्ट्री में मैं आपको अवगत करा दूं, पूरे रसायन विज्ञान में आपको तीन प्रकार की अपक्रियाएं देखने को मिलेंगी, जिसमें आप या तो आयतन समान रहेगा, या आयतन घटेगा, या आयतन बढ़ेगा। तो ध्यान कर लो, हम इसी में बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। तो ऐसी अपक्रिया, इसको फर्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें आयतन अपरिवर्तित रहता है। H2 + I2 = 2H। ये हाइड्रोजन आयोडाइड के निर्माण की समीकरण है। जब एक मोल हाइड्रोजन की 1 मोल आयोडीन से अपक्रिया कराते हैं तो 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड का बनता है। अभी हमने यहां पर टेम्परेचर नहीं लिखा इस अपक्रिया में। ऊष्मा चेपी अपक्रिया है, 3000 कैलोरी ऊष्मा इसमें निकलती है। तो यहां पर बात करने जा रहे हैं, जरा देखें। अब कारकों के टोटल मोल कितने हो गए?
1 + 1, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, टोटल मोल 2। 2 मोल अपकारक से हमें अपक्रिया करने के बाद उत्पाद के कितने मोल बने? 2 मोल। तो यहां पर इस अपक्रिया में कोई भी आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। डेल्टा V आप कह सकते हो यहां परिवर्तन 0। तो याद रखेंगे जिन अपक्रियाओं में आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन पर दाब परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब परिवर्तन के प्रभाव के लिए आयतन में परिवर्तन होना अनिवार्य है। जब आयतन में परिवर्तन नहीं होगा तो दाब परिवर्तन का कोई भी प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो इस अपक्रिया पर चाहे तो दाब आप कम कर दें या घटा दें या बढ़ा दें, इसके साम अवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेकंड देखते हैं हम PCl5। PCl5 का जब वियोजन करते हैं 1 मोल PCl5 के वियोजन से 1 मोल PCl3 गैस अवस्था में मिलता है और 1 मोल हमको क्लोरीन प्राप्त होती है। देखिए इधर अपकारक का 1 मोल था और इधर हमको उत्पाद का 1 + 1 = 2 मोल प्राप्त हुई। तो इस अपक्रिया में क्या हो रहा है? आयतन में वृद्धि हो रही है, डेल्टा V इंक्रीज हो रहा है। डेल्टा V निकालोगे तो V2 - V1 तो बराबर 2 - 1 बराबर 1 मोल की वृद्धि हो रही है। तो आयतन बढ़ रहा है। अगर हमने इस अपक्रिया की साम अवस्था पर दाब को बढ़ाया तो दाब बढ़ाने पर साम इसमें कहां जाएगा? पक्ष दिशा में जाएगा, क्योंकि पक्ष दिशा में आयतन घट रहा है और अग्र दिशा में आयतन बढ़ रहा है। और दाब बढ़ाने पर साम किधर जाता है? जिधर आयतन घटता है। तो इस अपक्रिया को देखो, इस अपक्रिया में आयतन पक्ष दिशा में घट रहा है, तो इसलिए साम पक्ष दाब बढ़ाने पर साम अवस्था पक्ष दिशा में विस्थापित होगी। अगर आपको अग्र दिशा में इसका वियोजन की मात्रा बढ़ानी है तो दाब कम करना होगा। दाब कम करोगे तो साम उस ओर जाएगा जिधर आयतन बढ़ता है, इसका उल्टा हो जाएगा। दाब वृद्धि करने पर साम उस ओर जाता है जिधर आयतन घटता है, और दाब में अगर कमी करें, दाब कमी करने पर साम उस ओर जाता है जिधर आयतन बढ़ता है। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जरा देखिए, अगर इस अपक्रिया में हम देखें तो यहाँ पर आयतन अग्र दिशा में बढ़ रहा है, पश्च दिशा में घट रहा है। अगर आपको इसके वियोजन की मात्रा बढ़ानी है तो दाब को कम करना पड़ेगा। कम दाब पर साम अग्र दिशा में जाएगा और दाब अगर बढ़ा दिया तो साम पश्च दिशा में जाएगा। तो ये वो अपक्रिया थी जिसमें दाब में वृद्धि हो रही थी। थर्ड देखते हैं, तीसरी कंडीशन आपको मिलेगी N2 + 3H2 रिवर्सेबल ट्वाइस NH3। गैस गैस गैस। इधर हमने 1 मोल अपकारक का लिया, 3 मोल हाइड्रोजन के हैं, 1 और 3 टोटल मोल 4 है अपकारकों के। तो 4 मोल अपकारक ने अपक्रिया करके 2 मोल अमोनिया के बनाए, यानी उत्पाद के 2 मोल बने हैं। तो डेल्टा V बराबर V2 - V1 बराबर 2 - 4 बराबर -2। इसका मतलब हमारी 2 मोल की क्या हो रही है? कमी हो रही है। माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि 2 मोल की कमी हो रही है। इस अपक्रिया में आयतन घट रहा है, तो अगर हमको इस अपक्रिया में अगर दाब वृद्धि करेंगे तो दाब वृद्धि करने पर साम अग्र दिशा में जाएगा, क्योंकि अग्र दिशा में आयतन घट रहा है और अमोनिया के संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी। तो अगर हमको अधिक अमोनिया बनानी है तो दाब को उच्च रखना पड़ेगा। तो ये लाशक के लिए ने ये बताया कि दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब बढ़ाओगे तो आगे की ओर जाएगा साम, और दाब कम कर देंगे तो पश्चिम दिशा में जाएगा, उसका उल्टा होता है। तो ये रहा दाब परिवर्तन का प्रभाव। बस आपको केमिस्ट्री में 3 ही प्रकार की रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, या तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर आयतन में वृद्धि होगी, या फिर आयतन में कमी होगी। तो इस नियम से आप किसी भी रासायनिक अपक्रिया पर, उत्क्रमणीय अपक्रिया पर दाब परिवर्तन के प्रभाव का वर्णन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे इफेक्ट की। ये रहा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और अब हम बात करने जा रहे हैं
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। ताप वृद्धि या ताप कमी से उत्क्रमणीय अपक्रिया की साम अवस्था में क्या परिवर्तन होता है ये देखना है। तो इसका परिवर्तन सुन लीजिए। ताप वृद्धि करने पर साम कुशोर विस्थापित होता है जिधर ताप में कमी होती है, अर्थात जिधर ऊष्मा अवशोषित होती है। तो इससे क्या होगा, साम के उस दिशा में विस्थापित होने से ताप वृद्धि का प्रभाव निरस्त हो जाता है। तो याद करेंगे, ऊर्जा की दृष्टि से अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं और एक ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं। एक वे अपक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा निकलती है, एक वे अपक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, एक भी उत्सर्जित होती है। तो देखिए, अगर अपक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी है जिसमें ऊष्मा निकल रही है और अगर आपने ताप वृद्धि कर दी तो साम पश्चिम दिशा में जाएगा, क्योंकि आगे तो ऊष्मा निकल रही है ऑलरेडी, उधर नहीं जा सकते, पश्चिम दिशा में जाएगा। और अगर अपक्रिया ऊष्मा शोषी है, अग्र दिशा में ऊष्मा अवशोषित हो रही है, तो ताप वृद्धि करने पर साम अवस्था अग्र दिशा में जाएगी। इससे ताप परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाता है। देखिए, उदाहरण के लिए हम अमोनिया का उदाहरण लेते हैं, N2 + 3H2 रिवर्सिबल ट्वाइस NH3। ये एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है और इस अपक्रिया में 22,400 कैलोरी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगर आपने इस अपक्रिया, ये अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया पर अगर आपने ताप वृद्धि किया तो ताप वृद्धि करने पर साम उस ओर जाएगा जिधर ताप में कमी होगी। तो ताप में कमी किधर हो रही है, लेफ्ट साइड, तो साम पश्चिम दिशा में जाएगा, क्योंकि अग्र दिशा में तो ऊष्मा निकल रही है। और अगर आपने ताप में कमी कर दी, ताप में कमी कर दी, तो कमी करने पर साम अग्र दिशा में जाएगा। तो अगर आपको अधिक अमोनिया बनानी है तो ताप कम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा ताप परिवर्तन का प्रभाव, कैसे हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रियाओं पर ताप परिवर्तन का प्रभाव कर सकते हैं। अब हम एक उदाहरण और देते हैं, ऊष्मा PCl5। PCl5 का वियोजन एक ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। गैस 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 -15,000 कैलोरी इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्योंकि वियोजन में ऊष्मा देनी पड़ती है। तो यहां पर PCl5 का वियोजन करने के लिए 15,000 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। इधर ऊष्मा घट रही है, इधर ज्यादा है, इसलिए इसको अवशोषण की आवश्यकता पड़ी। तो इस अपक्रिया पर अगर आप ताप वृद्धि करेंगे तो ताप वृद्धि करने पर साम किस ओर जाएगा, अग्र दिशा में जाएगा, क्योंकि इधर ऊष्मा अवशोषित हो रही है, माइनस का चिन्ह है। और अगर ताप में कमी कर दी तो ताप में कमी करने पर साम पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में साम उस ओर जाता है जिधर ऊष्मा घटती है, ठीक है ना। तो ये दो ही प्रकार की कंडीशन मिलेंगी आपको ताप वृद्धि में। आयतन में दाब की कंडीशन 3 मिलेंगी और ताप में आपको दो चीजें ध्यान रखना है कि अपक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी। अगर शोषी है तो ताप बढ़ाएंगे तो साम अग्र दिशा में जाएगा, और अगर क्षेपी है तो ताप बढ़ाएंगे तो साम पश्चिम दिशा में जाएगा। अब आपको अपने तय करना है। तीसरा देखिए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता का प्रभाव। बड़ा सिंपल सा है, अपक्रिया में जब साम अवस्था है तो उस साम अवस्था में अपकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं और समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। मतलब कहते ही उसको है द रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये दोनों बराबर है साम की अवस्था में, उसे ही साम अवस्था कहते हैं हम। अब अगर आपने बाहर से अपकारक की सांद्रता बढ़ा दी तो साम अग्र दिशा में चला जाएगा, उत्पाद की तरफ। और अगर आपने
बाहर से उत्पाद मिला दिया तो साम पश्चिम दिशा में चला जाएगा। आप जिसकी सांद्रता बढ़ाते हैं साम उसके विपरीत दिशा में चला जाता है। तो इस तरीके से आप सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको इस तरीके से आप किसी भी अपक्रिया पर ताप दाब और परिवर्तन का प्रभाव निरस्त कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, जैसे अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ये तीनों का प्रभाव हो गया, कैसे वर्णन करेंगे। हमने अमोनिया का एग्जाम्पल लिया, N2 + 3H2 = twice NH3 + 22,400 कैलोरी। अब आपसे कहा जाता है कि इस अपक्रिया पर लाशक-देली के नियमानुसार ताप दाब और सांद्रता के प्रभाव का वर्णन करो तथा इसकी अनुकूल परिस्थितियां लिखिए। फेवरेबल कंडीशन लिखिए, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे हमें अधिक अमोनिया प्राप्त हो, वो लिखना है। तो देखेंगे आप इसमें पहला क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। तो दाब के प्रभाव में क्या करेंगे, दाब जितना बढ़ाएंगे आप, क्योंकि आयतन घट रहा है, तो उच्च दाब पर हाई प्रेशर, उच्च दाब पर साम अवस्था आगे की ओर जाएगी और आगे की ओर जाने से दाब वृद्धि का प्रभाव नष्ट हो जाता है और अधिक अमोनिया प्राप्त होती है। तो इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर। इस अपक्रिया में जितना ज्यादा उच्च दाब रखोगे उतना अधिक अमोनिया बनेगी। और यही कारण है जब इस अमोनिया को बनाते हैं तो यहां पर 200 वायुमंडलीय दाब रखा जाता है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दाब। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। अगर आपको अमोनिया अधिक बनानी है और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है तो ताप कम करिए, लो टेम्परेचर, लो ताप कम करने से साम अवस्था अग्र दिशा में विस्थापित होगी और हमें अधिक अमोनिया बनेगी। ताप अगर बढ़ा दिया तो अमोनिया का विघटन शुरू हो जाएगा, साम पश्चिम दिशा में चला जाएगा और अमोनिया हमें प्राप्त नहीं होगी। जो बन गई होगी उसका भी विघटन शुरू हो जाएगा। तो दूसरी फेवरेबल कंडीशन है इसका लो टेम्परेचर, ठीक है। और तीसरा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब आपको अधिक अमोनिया बनानी है तो अवकारकों की सांद्रता उच्च रखनी होगी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितनी अवकारकों की सांद्रता उच्च होगी उतना हमें अधिक उत्पाद प्राप्त होगा। तो इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या है लाशक-देली के नियम के अनुसार, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अवकारकों की उच्च सांद्रता। इस प्रकार आप किसी भी अपक्रिया पर ताप दाब और सांद्रता के परिवर्तन का प्रभाव का वर्णन लाशक-देली के नियम के अनुसार कर सकते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।